चुप बैठो, मैं तुम्हारे फेल कॉमेडी करियर से ज्यादा पैसे दूंगा। ये शब्द थे ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल के, और ये शब्द उन्होंने कॉमेडियन कुणाल कामरा से कहे थे। जानते हैं, ये सिर्फ एक कहासुनी नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने एक पूरे साम्राज्य में आग लगा दी। और इस एक ट्वीट की कीमत 3,500 करोड़ रुपए। जी हाँ, रातों रात 3,500 करोड़ रुपए मार्केट से ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। फिर ये तस्वीर सामने आई, इसे स्कूटर ग्रेवयार्ड कहा गया, और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। स्कूटर्स का ये कब्रिस्तान ओला के सुनहरे भविष्य पर एक ग्रहण की तरह था। तो चलिए आज इससे पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। ये कहानी है ओला के ऊंचाइयों तक पहुंचने की और उसके बाद उसके गुस्से की। ये कहानी असल में एक बदले की कहानी है, एक ऐसा बदला जिसकी कीमत अरबों डॉलर में थी। सोचिए, एक मामूली सी खराब कैब राइड एक इतने बड़े साम्राज्य की नींव कैसे बन सकती है। आइए देखते हैं। साल था 2010। माइक्रोसॉफ्ट के एक नौजवान रिसर्चर भाविश अग्रवाल एक कैब में थे, और बीच रास्ते में किराए को लेकर हुए झगड़े में ड्राइवर ने उन्हें एक तरह से बंधक बना लिया। उस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। भाविश ने सिर्फ अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने एक क्रांति लाने की ठान ली। एक ऐसा सिस्टम बनाने का सपना देखा जहां कोई भी इतना मजबूर महसूस न करे। और फिर 2011 में उसी सपने से जन्म हुआ ओला कैब्स का। शुरुआत में ओला का वादा बहुत सीधा और साफ था, भरोसे का वादा, पारदर्शी किराया का वादा। लेकिन वक्त के साथ ओला एक ऐसे सिस्टम में बदल गया जहां भरोसे की जगह एक एल्गोरिथमिक तानाशाह ने ले ली। पारदर्शी किराया एक उलझे हुए सिस्टम में खो गया, और भरोसेमंद कैब बस नाम की रह गई। फिर आया ओला का सबसे आक्रामक दौर। 2016 में उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिसने मार्केट को हिलाकर रख दिया। उन्होंने लॉन्च की ओला माइक्रो। कीमत सिर्फ 6 रुपए प्रति किलोमीटर। ये एक ऐसा ऑफर था जिसे कोई मना ही नहीं कर सकता था। पहली बार भारत के इतिहास में एक प्राइवेट एयर कंडीशनड कैब का सफर ऑटो रिक्शा से भी सस्ता हो गया था। नतीजा, देखते ही देखते ओला ने सड़कों पर कब्जा कर लिया। 2018 तक वो रोज की 10 लाख राइड्स तक पहुंच गए थे। लेकिन ये सफलता लगभग 4 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट के दम पर आई। लेकिन जब आप बहुत तेजी से चीजों को बनाते हैं तो कभी कभी चीजें टूट भी जाती हैं, और ओला का साम्राज्य जो बिजली की रफ्तार से बना था, अब उसी रफ्तार से जलने वाला था। शुरुआत हुई ग्राहकों से, शिकायतों की बाढ़ आ गई। हम कुछ 100 शिकायतों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 80,000 शिकायतों की हर महीने। ओला का पूरा सर्विस सिस्टम इस सैलाब में डूब रहा था। फिर आग कंपनी के अंदर तक फैल गई। एक लीक हुए ईमेल ने कंपनी के कल्चर की सच्चाई सामने ला दी। इसमें भाविश ने वर्क लाइफ बैलेंस चाहने वाले कर्मचारियों को प्रिंसेस यानी राजकुमारी कहा था। और फिर चीजें सचमुच में जलने लगीं। सड़कों पर ओला के स्कूटर नहीं बल्कि आग के गोले दौड़ रहे थे। इसकी वजह थी थर्मल रनअवे, मतलब बैटरी का इतना गर्म हो जाना कि उसमें आग लग जाए। ओला खुद को एक डीप टेक कंपनी के तौर पर दिखा रही थी, लेकिन उनका बनाया कृत्रिम एआई इतना भी स्मार्ट नहीं था। वो अजीबोगरीब और गलत जवाब देने लगा और आखिरकार एक मजाक बनकर रह गया। भाविश अग्रवाल के अपने शब्दों ने ही पूरी फिलॉसफी साफ कर दी। हम यहाँ एक अच्छा और आसान समय बिताने के लिए नहीं हैं, और यही वो सोच थी जिसने कंपनी के टॉक्सिक माहौल को हवा दी। और फिर वो पल आया जब सारा प्रचार, सारा जोश कड़वी हकीकत से जा टकराया। ये था ओला का ग्रेट कोलैप्स। 2024 की शुरुआत में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार का बेताज बादशाह था। मार्केट के लगभग आधे हिस्से पर 49% पर उनका कब्जा था। लेकिन ये बादशाहत ज्यादा दिन नहीं चली। सिर्फ 1 साल के अंदर कहानी पूरी तरह पलट गई। ओला का मार्केट शेयर 49% से गिरकर सिर्फ 9.3% पर आ गया, और टीवीएस और बजाज जैसे पुराने खिलाड़ी फिर से मैदान में लौट आए। इस नाकामी का असर सीधा कंपनी के अंदर पड़ा। टैलेंटेड लोग कंपनी छोड़ने लगे। एक ही साल के अंदर 54% कर्मचारी यानी आधे से ज्यादा लोग कंपनी छोड़कर चले गए। और इसका आर्थिक नतीजा वो तो और भी भयानक था। वैनगार्ड जैसे बड़े निवेशकों ने ओला कैब्स की वैल्यूएशन को 74% तक गिरा दिया। जो कंपनी अपने शिखर पर थी वो गिरकर सिर्फ 1.88 अरब डॉलर की रह गई। अब एक मरती हुई कंपनी को बचाने के लिए
जिंदा रहने की जंग शुरू हुई। ये एक इमरजेंसी ऑपरेशन की तरह था। ओला ने नुकसान को रोकने के लिए 3 बड़े कदम उठाए। पहला, सर्विस की शिकायतों के ढेर को साफ करने के लिए 250 लोगों की एक स्पेशल स्वॉट टीम बनाई। दूसरा, हाइपर सर्विस प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें 1 दिन में स्कूटर ठीक करने का वादा था। और तीसरा, अपनी खुद की बनाई भारत सेल बैटरी का इस्तेमाल शुरू किया। इन कोशिशों का थोड़ा असर तो दिखा। दिसंबर 2025 तक ओला का मार्केट शेयर वापस 9.3% पर पहुंच गया। ये एक छोटी सी रिकवरी थी, लेकिन कंपनी अभी भी तीसरे नंबर के लिए लड़ रही थी। वो घायल थे, लेकिन मैदान में टिके हुए थे। तो इस सब के बाद, इस उतार चढ़ाव के बाद, सवाल ये उठता है कि भारत के इस टेक्नो नेशनलिस्ट वॉरलॉर्ड पर आखिरी फैसला क्या है? वो एक जीनियस है या एक विलन? ओला की विरासत क्या होगी? क्या ये इस बात का सबूत है कि जबरदस्त आक्रामकता से एक ग्लोबल कंपनी बनाई जा सकती है, या फिर ये एक चेतावनी है कि सिर्फ प्रचार और राष्ट्रवाद की बातें एक टूटे हुए प्रोडक्ट को ठीक नहीं कर सकती? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।